पास लोग फोन करते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात मध्य प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। 5 दिनों का यह सत्र पूरा चला, जिसमें सरकार ने कई अहम विधेयकों को भी पास किया। इस दौरान सदन में कई मुद्दों पर हंगामा भी जोरदार देखने को मिला है। खाद्य संकट, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, जल जीवन मिशन समेत कई मामले विपक्ष की ओर से उठाए गए। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष ने और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का विधेयक और एमपी निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई। आखिरी दिन संसद में हुए धक्का मुक्की कांड पर भी हंगामा हुआ। बड़ा सवाल, 5 दिनों के सत्र में सत्ता पक्ष ने कितनी उपलब्धियां पाई, वहीं विपक्ष के उठाए मुद्दों का कितना असर रहा, और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है जोरदार हंगामे के साथ। इस दौरान कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा और साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। ये लंबे अंतराल के बाद ये हुआ है कि विधानसभा की जो तारीखें निर्धारित हुई थीं, उन पूरी तारीखों में कामकाज के साथ विधानसभा का सत्र, यहां तक कि अशासकीय संकल्प भी ले लिए गए और उसके साथ सत्र समाप्त हुआ है। 5 दिनों के भीतर ध्यानाकर्षण की 452 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके पहले ध्यानाकर्षण 2 ही लिए जाते थे, लेकिन कल अपवाद स्वरूप 4 ध्यानाकर्षण लेकर उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को समृद्ध बनाया। शून्यकाल की 168 सूचनाएं इन 5 दिनों में पढ़ी गई, सदस्यों ने उनको रखा। तो इन 5 दिनों में कई विधेयक लाए गए, कई विधेयक पास हुए हैं, और इसी के साथ जिस तरह से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है, इस बीच प्रतिक्रिया सामने आई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की। उमंग सिंघार ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं, और साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। इस प्रकार से दो मुंह बात करती है। जब प्रदेश के अंदर इतने मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई पिछले 5 दिन में, चाहे नल जल को लेके, चाहे युवाओं की नौकरी को लेके, चाहे किसान की खाद को लेके, इसीलिए एक फिर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो सांसद आईसीयू में भर्ती हैं, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से ये कदाचारण की श्रेणी में भी आता है। राहुल गांधी ने इटली की संस्कृति का पालन करते हुए जिस प्रकार से 2 सांसदों को घायल किया, 70 साल के प्रताप सारंगी जी आईसीयू में भर्ती है, वो व्यक्ति जो साइकिल पर चलता है, ऐसे सांसद जिसने अपने व्यक्तित्व से एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके उनको घायल किया है, ये निंदनीय। तो सांसदों के साथ धक्का मुक्की, अंबेडकर का अपमान, राहुल गांधी, तमाम मुद्दे खूब देखने को मिले हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार भी देखने को मिली है। और इस बीच अहम सवाल क्या है, सबसे पहले आपको वो भी बता देते हैं। आज के सवाल हैं, विधानसभा का शीत सत्र खत्म, कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में छिड़ा रण। विपक्ष ने खाद्य, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। सवाल यह भी, विधानसभा में कई अहम विधेयक पास, सरकार के प्रति जनता में जगेगा और विश्वास। और साथ ही सवाल यह भी, मध्य प्रदेश में 5 दिन का विधानसभा सत्र पूरा चला, सत्ता पक्ष और विपक्ष का उद्देश्य कितना पूरा हुआ, यह महत्वपूर्ण सवाल आज हम पूछने वाले हैं अपने मेहमानों से। तो इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस से भी, उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं योगीराज योगी जी। योगीराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका।
और पूर्व विधायक बीजेपी से यशपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। पूर्व विधायक कांग्रेस विनय सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। 5 दिनों का यह सत्र, किस तरह से उपलब्धि हासिल की है सत्ता पक्ष ने और किस तरह से 5 दिनों का यह सत्र चला है आपकी नजर में? धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, जिन्होंने 5 दिन के इस लघु सत्र में, शीतकालीन सत्र में, जो कि प्रथम अनुपूरक बजट को भी लेकर के आया था। देखिए, अनुपूरक बजट पर 18 विपक्षी कांग्रेसी साथियों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अविलंबनी लोक महत 139 की चर्चा में कांग्रेस के 22 लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया खाद के संकट के ऊपर। ऐसा मैं कह सकता हूं कि बजट सत्र पर लगभग 4 घंटे और खाद की समस्या को लेकर के लगभग 6 घंटे, ऐसे 10 घंटे पर बहस चली है। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 230 विधायकों में से 142 विधायकों ने प्रश्न पूछे हैं, 88 विधायकों ने प्रश्न नहीं पूछे। लेकिन प्रथम अनुपूरक के बजट के साथ साथ 1766 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें से 1070 प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए। 142 सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे गए। ध्यान आकर्षण 452 पूछे गए। ध्यान आकर्षण 452 पूछे गए, प्राप्त हुए। शून्यकाल 171, याचिका 267 और शासकीय विधेयक 10 तथा प्रतिवेदन, विभागीय प्रतिवेदन, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन 41। इस प्रकार से बड़ा कार्यसूची में तय हुआ है। प्रथम बार आए विधायकों को और महिलाओं को प्रश्न पूछने का विशेष अधिकार आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने आसन से दिया है। मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस तो इस लघु सत्र में 5 दिन कैसे नहीं चल पाए इसमें लगी हुई थी, इवेंट करने में लगी हुई थी। संभव जी, इवेंट किस बात का? ट्रैक्टर से आ रहे हैं, खाद के कट्टे लेकर के आ रहे हैं, केटली दिखा रहे हैं, टोटी नलकी दिखा रहे हैं, शराब की बोतलों की माला महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास दिखाई पड़ रही थी। बाहर मीडिया में बने रहने के कारण यशपाल जी, इवेंट करनी थी। यशपाल जी, आपने कहा आपने ढेरों सवालों के उत्तर दिए हैं सदन में, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने जो सवाल पूछे उनमें से एक का भी जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे पाया। कांग्रेस अंत में यही करती है संभव जी, जब जब तब विपक्षी भूमिका में रहती है। इतना समय देने के बाद भी कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया, जरा बताया तो सही। खाद की समस्या को लेकर के आप खाद के कट्टे लेकर के सदन में आ रहे थे और अविलंबनी लोक महत्व के प्रश्न को 139 139 के अंतर्गत जब स्पीकर साहब ने उसको स्वीकार किया, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने, और सदन के नेता ने भी अनुमति दी है, तो मैं समझता हूँ कि खाद पर 6-7 घंटे चर्चा कम होती क्या? और अनुपूरक बजट में सारी चीजें आ जाती। प्रथम अनुपूरक बजट जो लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए का प्रस्तुत हुआ, बजट में कौन सी चीज हुई होगी? क्या ध्यानाकर्षण कांग्रेस के लोगों ने नहीं पूछे? क्या तारांकित कांग्रेस के लोगों के नहीं आए? क्या उनको जवाब नहीं मिला क्या? ठीक है, पूछ लेते हैं विनय जी। 5 दिन कैसे रहे कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए? क्या जो उद्देश्य था विपक्ष का, क्या उस उद्देश्य में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाई है? संभव जी, यशपाल जी जैसा कह रहे हैं कि केटली लेके, टोटी लेके, खाद की बोरी लेके, यशपाल जी खुद भी मेरे साथ विधायक रहे हैं। ये खुद भी अपनी समस्या लेके परेशान होते थे, तो ये भी उस पे सत्ता में रहते हुए भी ये भी अपनी बात को बड़े वजनदारी से रखना चाहते थे कि जो समस्या है उसमें मंत्री जी झूठ कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बड़े जिम्मेदारी के साथ भाजपा ने जवाब दिए। तो माननीय जयवर्धन सिंह जी के एक प्रश्न के जवाब में इंदर परमार साहब ने माफी मांग ली कि आप सही कह रहे हो, मेरे से जो जवाब दिया गया है वो गलत मेरे तरफ से दे दिया गया, मेरे अधिकारियों के द्वारा गलत जानकारियां दे दी गई। ये मध्य प्रदेश सरकार का हाल है कि जो मंत्री हैं वो तैयारी करके आते नहीं। मंत्री जो है वो खुद जवाब देते हैं और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ती है। ये साबित करता है कि ना जिम्मेदारी से भाजपा की सरकार चल रही है, ना भाजपा की सरकार उन मुद्दों को मानने तैयार है। अब आप बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा किसान है जो ये कहता हो कि भाई मेरे को आराम से खाद और डीएपी मिल गई? सिसोदिया जी बड़ी जिम्मेदार, मैं उनको मानता हूं। ये तो कई बार जब कोई सही बात होती थी उसमें सहमति दिखा देते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके दबाव में सत्ता के हो सकता किसी
इनके खास किसानों को खाद मिल गई होगी, डीएपी मिल गई होगी। क्या पूरे मध्य प्रदेश में धक्का मुक्की नहीं हुई? क्या पूरे मध्य प्रदेश पे, पूरे प्रदेश के जिलों के कलेक्टर जो है पर्चियां बनवा के पर्ची बनवा खाद को दे रहे थे? अब 21वें सदी के युग में जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, ऐसी स्थिति में अगर हाथ से पर्ची बना के पूरे देश में के जो हालात हैं, खाद की कमी है पूरे देश में, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे अनूठा है, अजब है, गजब है, प्रदेश ये खुद ही कहते हैं। यहाँ पे खाद डीएपी आप समय पे दोगे नहीं तो किसान अपनी अगली फसल कब लगाएगा? और ऐसे मुद्दों पे अगर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हैं तो आपको इसमें तकलीफ होती है, तो सरकार अपने काम करने के रवैये क्यों नहीं सुधार लेती? अगर आप समय पे खाद दे दो, डीएपी दे दो, तो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे ये बात कहने का मौका नहीं मिलेगा कि कांग्रेस के लोगों ने समय खराब कर दिया। अरे 6 घंटे की चर्चा तो हो गई, आखिर किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई या सरकार ने माना कि गलती कहां हुई? माननीय इनके तो माननीय मंत्री जी जो बोल रहे थे कि ये तो मेरा विषय नहीं है, ये तो मेरे विभाग का काम ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे विभाग में ऐसे ऐसे अजूबे मध्य प्रदेश पे हो रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर सिसोदिया भैया जो हैं, क्योंकि उनके पक्ष से बैठे हुए हैं, तो ये सफाई इनको देना और उनके पक्ष से बात करना इनकी मजबूरी है। लेकिन वास्तविक हालात ये ऐसे कह है रही है नहीं कि आप केवल गमछा लहराते रहे पूरे समय, आपने कुछ बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछे आपने, जो सवाल पूछे गए हमने बाकायदा उनके जवाब दिए, लेकिन आपने जो सदन की गरिमा थी उसका मजाक बनाया, उसको धूमिल किया। अरे अगर माननीय मोहन यादव जी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो ये भी कांग्रेस कर रही है क्या? खुद के भाजपा के विधायक अगर सत्ता पक्ष के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं तो ये क्या, ये भी हम कांग्रेस सिखा रही है उनको? ऐसा 2 बार वाक्य आया कि जब भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायकों ने खुद सत्ता के ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि असत्य वचन है, असत्य जवाब दिया जा रहा है, और उसको साबित कर दिया उन्होंने। खुद आप बताइए, जब खुद सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सरकार को घेर रहे हो, उसके बावजूद ये कहना कि कांग्रेस ऐसा कर रही। अरे कांग्रेस तो वही कर रही है जो विपक्ष में रहते हुए जब आप प्रश्नों के जवाब सही नहीं दोगे तो प्रदर्शन करेगी, महात्मा गांधी जी के पास जाएगी, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र को बनाने वाले जो माननीय महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर हैं, उनकी शरण में जाना भी कांग्रेस को फिर इसलिए जाना पड़ता है, ये याद दिलाना पड़ता है कि महात्मा गांधी जी इनको सद्बुद्धि दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में आके अपने मनमानी करते हैं और उसके बाद आरोप जो है पूरा का पूरा आरोप, खुद माननीय मोहन यादव ने कहा सदन चलाना अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या तरीका है? माननीय मुख्यमंत्री जो है उनकी तो जिम्मेदारी है सदन चलाना, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक से चले, उनके जवाब ठीक से आए, उनके माननीय मंत्री पढ़ाई लिखाई करके आए, उनके मंत्री जो है बिगड़ सोचे समझे जवाब ना दे, उनके अधिकारी जो है विश्वास और जो एक विश्वसनीयता होती है सरकार की उसकी जो उस पर खरा उतरे, ऐसे जवाब ना पेश किए जाएं जो जनता के पूछे गए प्रश्नों के बदले वो व्यक्तिगत रूप से अपने आरोपों को नकार देते हैं। ये अभी जवाब जो है इसका जवाब ढूंढा जा रहा है, अभी इसके कागजात एकत्र किए जा रहे हैं। ये सैकड़ों प्रश्नों में आया है कि अभी जवाब जो है हम लोग के जो है फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, अभी जवाब आएगा। ठीक है योगी राज जी, आप मुझे थोड़ा बताइए, समझाइए कि आपने इन 5 दिनों को कैसे देखा, ये सत्र में जो सरकार क्या सफल हो पाई इन 5 दिनों में, या फिर विपक्ष का जो एजेंडा था उस एजेंडे में विपक्ष कामयाब हो पाया? देखिए, ये 5 दिन का सत्र बड़ा सफल मानता हूं मैं इसको, और ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि 17 दिसंबर एक ऐसी तारीख थी जब विधानसभा पहली बार लगी थी 68 साल पहले, तो ये 68वां वर्ष था विधानसभा के लिए, और इस विषय पर एक बहुत सार्थक और गंभीर चर्चा सदन में देखने को मिली। और इस चर्चा में न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी राजेंद्र सिंह जैसे सीनियर विधायकों ने अपनी बात रखी, और बहुत ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए कि नए विधायकों को उससे काफी कुछ सीखने को मिला कि यहाँ कैसे कैसे विधानसभा अध्यक्ष रहे या कैसे कैसे सदन का संचालन हुआ। तो इसको लेकर सबने अपने अनुभव सुनाए, और वो सत्र ऐसा था कि उसमें सबने ध्यानपूर्वक सुना। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण था इस लिहाज से कि 68वां वर्ष था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस बार ये जो विपक्ष जो तैयारी करके आया, हर 5 दिन के उसके अपने एजेंडे थे जिसको कह सकते हैं, और उसकी तैयारी थी, चाहे वो बोरा लेके आए, चाहे वो केटली लेके आए, चाहे वो बोतल लेके आए, चाहे नल जल की कोई समस्या लेकर आए। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वो 11 बजे के पहले उन्होंने उसको प्रदर्शन किया विधानसभा के बाहर, और इसके बाद निर्धारित समय पर वो सदन में आ गए। तो ये एक अच्छी बात थी।
और सत्ता पक्ष की तरफ से एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि कई वरिष्ठ विधायकों ने, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इवन प्रहलाद पटेल, जो अपने आप में संसदीय कार्य के पुरोधा मानता हूं मैं उनको, बहुत छोटे छोटे नियम कायदे कानून की उनकी जानकारी है, तो उनके अनुभव का लाभ भी सदन को मिला। तो मैं ये मानता हूं, और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका संचालन काफी सफलतापूर्वक किया और 5 दिन सत्र चला। तो ये इस सत्र की सबसे खास बात ये रही। और मैं ये मानता हूं कि सदन की कम होती बैठकों पर लगातार चिंता जताई जा रही थी और नरेंद्र सिंह तोमर उसको दूर करने में सफल रहे। अब मुझे सिर्फ एक बात यह है कि चूंकि सदन की चलाने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती, उसमें सहयोग का विपक्ष का भी उतना ही दायित्व बनता है। योगी राज जी, अब ये बताइए थोड़ा, जो अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगे, यहाँ पर खूब हो हल्ला हुआ, इसको लेकर हंगामा हुआ, राहुल गांधी, अमित शाह सांसदों के साथ धक्का मुक्की, ये तो एकदम सब्जेक्ट से एकदम अलग हो गया। इस हंगामे को कैसे देखते हैं फिर? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से देश भर की जितनी भी कांग्रेस शासित विधानसभाएं हैं उसमें दिल्ली से भेजे गए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हाँ। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। जैसे अब चूंकि संसद में इस बात को लेकर हंगामा हो ही रहा है, वहां तो हंगामा क्या, वहां तो धक्का मुक्की मारपीट तो हो गई, लोगों में खून खच्चर हो गए, वहां खून निकलने लग गए। अब चूंकि वो एक इश्यू अलग है, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश में हंगामा खड़ा करना। और एक चीज और मैं बताता हूं, यदि मान लो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो विपक्ष उस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं उठा पाए। मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही थी, जन विश्वास विधेयक जब आया था उस पर, तो अचानक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार खड़े हुए और उन्होंने कहा हम वॉकआउट करते हैं इस वाले अंबेडकर वाले मुद्दे पर, और वो चले गए और 1.5 या 2 मिनट भी बाहर नहीं रह पा, वापस आ गए। और उनके वो जब गए तो कई लोग कांग्रेस के सदन में बैठे रहे। हाँ। तो इससे थोड़ी सी गंभीरता नहीं झलकती। यदि किसी मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस तो वो केवल औपचारिकता बन के न रह जाए, उसको पुरजोर तरीके से उठाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के मुद्दे सेपरेट रहे तो मध्य प्रदेश के मुद्दों पर ज्यादा सार्थक चर्चा हो पाएगी। ये मैं मानता हूं कि आपके पास मध्य प्रदेश में क्या मुद्दों की कमी है क्या? ठीक है, खाद का मुद्दा, जल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, इन पर ही यदि फोकस विपक्ष करे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है विनय जी, जैसे योगी जी ने कहा कि मुद्दों की भरमार थी आपके पास, जैसे कि पहले तैयारी करके आप रखे थे, और आपने खुद कहा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम गिनाएंगे, बताएंगे, और जो चीज है, जो जिस चीज की समस्या है उसको लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। टोटी लेकर पहुंचेंगे, जल की समस्या है तो, या जो भी समस्या है वो चीजें लेकर पहुंचेंगे। लेकिन दिल्ली के मुद्दे वो यहां पर क्या सेट हो रहे थे? देखिए संभव जी, मध्य प्रदेश में गिरीश गौतम जी के समय भी एक बार ये बात आई और सिसोदिया जी भी हमारे साथ थे माननीय, कि हम लोग जो है जो सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये तय हुआ था विधानसभा में, और ये कई बार तय होता है। लेकिन जब भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी शुरुआत करती है तो दिल्ली के नेताओं के बगैर उनका काम ही नहीं शुरू होता। राज्यपाल जी का जब भाषण होता है उसमें ऐसा लगता है कि माननीय मोहन यादव जी का बजट नहीं है, ये पूरा का पूरा बजट जो है हमारे माननीय दिल्ली वाले नेताओं का है। तो जब आप खुद दिल्ली के नेताओं का प्रवेश अपनी मध्य प्रदेश विधानसभा में करते हैं, वहां के हर बात पे हमारे उनका वादा था, उनने अच्छे दिन की बात की थी, ये सब बातें जब आप लोग खुद सदन में लाते तो नियम को कौन तोड़ता है? नियम को तोड़ने की शुरुआत हमेशा सत्ता पक्ष से होती है। और मैं माननीय योगी साहब आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस तरह का बयान कि मुख्यमंत्री कहे कि सदन चलाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है और सदन के बारे में अगर इस तरह का होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी बातों की शब्दावली जो है ये कहीं ना कहीं पुराने जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनकी शैली से मेल नहीं खाती है। अखबारों ने लिखा ये बातों को। मेरा आपसे कहना है, और बाबा साहब अंबेडकर साहब का मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि पूरे देश के संविधान को लेके बाबा साहब अंबेडकर साहब को लोग पूछते हैं। एक ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में उनको कई जगह तो उनकी मिट्टी को अपने माथे पे लगाते हैं जहां पे उनके स्थान पे, जन्म स्थान पे जाते हैं। तो जब उनके बारे में कोई अपमान की बात आती है तो स्वाभाविक है कि जिस संविधान की कसम खा के, जिस संविधान की शपथ लेके, जिस संविधान की बड़ी बड़ी बातें हम नेता लोग हमेशा करते हैं, उनके ऊपर जब आक्रमण होगा तो अपने आप पूरे देश का खून आज खौल रहा है, पूरे देश की जनता इस पे नाराज है, और बार बार संविधान पे जिस तरह से आक्रमण हो रहा है उस मुद्दे को उठाना आवश्यक था। और इसीलिए मान लीजिए हो सकता है आपको लगता है कि कुछ
जैसे तत्काल कोई संदेश आया, पता चला, तो हो सकता है उमंग सिंगार जी ने उस पर निर्णय लिया होगा, लेकिन ये कहीं से भी नहीं है। उमंग सिंगार जी इसके पहले यशपाल जी, मुद्दों पे उन्होंने विरोध दर्ज ठीक है कराया। यशपाल जी, पूरे क्या सत्ता पक्ष ने नियम तोड़े हैं? सब ठीक है यशपाल जी, जी बोलिए। क्या सत्ता पक्ष ने नियम तोड़े हैं, इस तरह के आरोप लगाए विनय जी ने? देखिए, एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निष्पक्ष कमेंट्स की भूमिका में हमारा तीसरा पक्ष बैठा है, आदरणीय योगी राज जी, जिन्होंने, हम तो सत्ता से संबंध रखते हैं और विनय जी तो प्रतिपक्ष की भूमिका में है, लेकिन निष्पक्ष भूमिका पत्रकार की होती है। निष्पक्ष भूमिका के रूप में 68वें वर्ष को सार्थकता प्रदान करते हुए गंभीर चर्चा का जो प्रमाण पत्र दिया है, और सफल रहा ये सदन का ये सत्र 5 दिन का, इसके लिए मैं योगी जी आपकी जो टिप्पणी उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आदरणीय विनय जी को बताना चाहूंगा कि इंदर सिंह जी परमार का अगर आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं तो अगर हाउस में था नहीं, आप भी नहीं थे, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के किसी मंत्री के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा की गई त्रुटि को साहसपूर्वक स्वीकार करके जयवर्धन सिंह जी के प्रश्न को लेकर के अगर उन्होंने जवाब दिया है, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि मंत्री जी ने, कैबिनेट मंत्री ने, इंदर सिंह जी परमार ने मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए विनय जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो विनय जी, धन्यवाद इस बात का बनता है कि माननीय इंदर सिंह जी परमार ने साहसपूर्वक और सत्यता के आधार पर, अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने गलती की है और प्रश्न में कहीं त्रुटिपूर्ण आ गया है, उसका कम से कम उन्होंने बात करें। जहां तक खाद की बात कर रहे हैं विनय जी, इंदर सिंह जी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ वही कहा है कि खाद की कमी का क्या कारण था। खाद पूरे मध्य प्रदेश का जिस प्रकार से आप परिदृश्य दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर्ची से आपकी कमलनाथ की सरकार के समय में कांग्रेस के लोग लाभ उठाते होंगे, हमने कभी पर्ची के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खाद की बोरियां नहीं लिए। मानते हैं कुछ जिले में डिमांड ज्यादा आ गई थी, खाद की आपूर्ति कम थी, उत्पादन का कहीं ना कहीं असर पड़ा होगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण से भी आपूर्ति में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। फ्लोर पर बोले, बाइट दिए माननीय इंदर सिंह कंसाना जी ने, कृषि मंत्री जी ने, तो हम तो स्वीकार कर लेते हैं अगर कमी खामी की है तो हम तो सुधार की गुंजाइश रखते हैं। विनय जी, आपकी तरह की थोड़ी के बेरोजगारों को 4,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा और तरह तरह की बातें, संकल्प पत्र और वचन पत्र और पता नहीं क्या क्या 500-700 वचन पत्र आपने कहे थे, एक भी पूरा नहीं हुआ कांग्रेस के जमाने में, तभी तो फिर कांग्रेस टूट गई और भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है विनय जी, बोलिए। देखिए सिसोदिया साहब, आपको भी अच्छे से पता है कि क्या क्या हुआ। अभी आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे जो आपके पास हुए हैं, अभी जो दुगनी आय करने की बात किसानों की थी, क्या हो गई? क्या आप कहते हैं कि खाद बीज की कोई किल्लत थी, तो पूरे मध्य प्रदेश में किसान लाइन में क्यों लगा रहा? आप तो ये भी असत्य कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे किसानों को लाइट देते हैं, जबकि पूरा किसान रात भर जगता है और दिन में उसको लाइट नहीं मिलती, रात में लाइट मिलती है, 10 घंटे 8 घंटे लाइट मिलती है। तो ये मत कहिए कि हमने बहुत कुछ दिया। बीमा राशि में घपला हो रहा है, खाद बीज में घपला हो रहा है, राहत राशि, मुआवजा राशि, सब में तो घपलों की सरकार कहलाने लगी है ये। और आप तो खुद बात करते हैं, माननीय मोहन यादव जी के सेहत में कितने घोटाले हुए, खुद आपके ही विधायकों ने अभी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर प्रश्न उठा दिए थे विधानसभा में। आप नहीं हो कि मैं विधानसभा गया था, इस बार 2 दिन रहा हूं, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़े कह रहा हूं कि आप एक बार विधानसभा की जो प्रक्रिया अभी इस बार की हुई है उसकी कुछ जानकारी ले लें। आप खुद को, आपको लगेगा कि बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि आप इस बात पे तारीफ की बात कर रहे हैं। जो इंदर सिंह परमार साहब ने जो जवाब दिया था ना, वो इस साल का नहीं था, 1 साल पहले खुद उनने इसका जो जवाब दिया था उसको दूसरे ढंग से पेश कर दिया। इतनी गलतियां भी तो नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी को ये तो याद रहना चाहिए कि हमने पिछले दिनों जो पिछला सत्र था उसमें क्या जवाब दिया है। इसमें पूरी अधिकारी गलती नहीं मानता हूं, इसमें मंत्री जी की भी गलती है। उनको यही याद नहीं रहा कि पिछले सत्र में मैंने क्या जवाब दिया है, और अगले सत्र में आपका जवाब बदल गया। वो कहते हैं कॉलेज में MSc है, कॉलेज में सब जितनी हायर एजुकेशन सब पढ़ाई जा रही, जबकि उनको पता है 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए सिसोदिया साहब, उसके बाद मैं योगी राज जी की बात चाहूंगा। उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बोल दीजिए सिसोदिया जी। और माननीय सिसोदिया साहब, मेरा आपसे ये कहना है कि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार सब समय पे दे रही है। ठीक है विनय, मायाली लाडली बहनों को 3,000 आपने कहे थे, नहीं दे पाए आप। आपने कहा था 2100 रुपए। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं ना, की कीमत वो नहीं वो दे जल्दी पाए। से जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा सर। मुझे जवाब देने देंगे कि नहीं? और दूसरा बात है, जल्द जी है, मुझे जवाब देने देंगे कि नहीं देंगे? मेरा कहना है विनय जी, ये देश, ये प्रदेश, मेरा जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलता, फिर मैं नहीं बोलता, आप बोल लीजिए। सुनिए विनय जी, अब जल्दी से वो खत्म करें, वो 10 सेकंड में आपका जवाब देंगे सर, फिर उसके बाद मैं वापस लौटूंगा आपके पास। विनय जी ठीक है, सिसोदिया साहब बोलिए। बोल लीजिएगा, ठीक है, बोल लेंगे, बाद में बोल लेंगे वो। यशपाल जी बोलिए। कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, खाद
खाद की आपूर्ति के मामले में, विद्युत की आपूर्ति के मामले में, कृषि पंपों की स्थापना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर बदली है, तकदीर किसानों की बदली है। लेकिन विनय जी, लेकिन सिसोदिया साहब, विनय जी ने अभी साफ तौर पर इस बात को लेकर आईना दिखा दिया कि खाद की किल्लत थी, किसानों को लाइन में लगना पड़ा, वो घंटों घंटों इंतजार करते रहे, उसको लेकर शिकायतें लगातार होती रही, लेकिन क्या किसी ने ध्यान दिया उस पर? संभव जी, खाद का अग्रिम भंडारण का निर्णय अगर किसी ने लिया तो सरकार चुनाव लड़ती रही। और विनय जी, खाद की जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दे रही ना, आपने तो और आपके नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप उस चीज को समझ भी नहीं सकते कि कितना रिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के, बगैर ब्याज का कर्जा हम दे रहे हैं, बिना ब्याज का कर्जा आपने क्या किया? 24 घंटे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। योगी राजी, आप मुझे थोड़ा समझाइए। योगी राजी, जो विधेयक पास हुए हैं इस बार, क्या लगता है कि सरकार के प्रति जनता में वो विश्वास जगेगा सरकार के प्रति? योगी राजी, अगर कोई मुख्यमंत्री जाना चाहता है तो दिग्विजय सिंह जी जाना चाहते हैं, उनका नाम ही बंटाधार हो गया। योगी राजी बोलिए आप। अभी आप मुझे दोहरा दीजिए, क्लियर। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर, योगी राजी? हाँ जी 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 जी, बताइए सर। जो विधेयक पास हुए हैं सदन में इस बार, क्या वो सरकार के प्रति, जनता में विश्वास बढ़ेगा सरकार के प्रति, क्या लगता है आपको? ये देखिए, अब इस पांच दिन के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ, और वो ये था कि अब नगर पालिका के जो निकाय के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा। हाँ, तो ये डिमांड थी बहुत दिनों से लोगों की, और जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर उस अध्यक्ष का जुड़ाव जनता से कनेक्शन सीधा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जिम्मेदारी का भाव भी उसमें आएगा, क्योंकि एक इनडायरेक्ट चुन के आने में और डायरेक्ट चुन के आने में थोड़ा सा एक भावनात्मक जो रिश्ता रहता है वो कायम होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जब डायरेक्ट होता है तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास डबल हो जाता है। तो मुझे लगता है एक ये बड़ी बात इस विधेयक के माध्यम से हुई है। बस एक लाइन और मैं कहूंगा कि अक्सर क्या हो गया, सदन की कार्रवाई में जरा सी बातों को लेकर बेल में जाना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मुझे एक बार याद है किसी संसदीय कार्य मंत्री ने, बल्कि प्रहलाद पटेल जी ने एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद में सख्त खिलाफ रहते थे। योगी राजी, क्या जो विधानसभा की जो परंपरा है राष्ट्रगान अंतिम में होता है, वो परंपरा इस बार टूट गई है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता व्यक्त की गई, और जब बाहर निकले विधानसभा से तो सबके मुंह पर सबके एक ही सवाल था, क्योंकि अचानक से वो जो एकदम स्थगित कर दी गई, ये तो ऐसा लग रहा था कि अभी तो शायद चलेगी, क्योंकि ये सबको पता है कि ये परंपरा होती है, राष्ट्रगान होता है, इसके बाद उसका समापन होता है, लेकिन अचानक वो सब बाहर आ गए, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। ये मतलब ये गलियारों में भी इस बात की चर्चा रह गया, तो लोगों को लगा अभी चलेगी, क्योंकि ये परंपरा है सिसोदिया साहब, राष्ट्रगान होता है उसके बाद समापन होता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि संविधान का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तत्काल जिस प्रकार से हाउस एडजॉर्न हो जाता है, जिस प्रकार से स्थगित हो गया था, तो चूक हो गई होगी, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं है कांग्रेस को तो अवसर मिलना चाहिए किसी भी बात का। कांग्रेस ध्यान आकर्षित कर देती है उस समय कि राजकारण क्यों नहीं हो रहा। प्रतिपक्ष की भूमिका में आरोप लगाना तो आप जानते हैं, लेकिन सुधार की अगर गुंजाइश होती थी तो फ्लोर पर बोल देता ना नेता प्रतिपक्षी, हो सकता है आसन से कहीं चूक हो गई हो, लेकिन इसको सुधार की गुंजाइश है, सुधारा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, विनय जी क्या कहेंगे, अपमान किसने किया? क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये भी कहती रही है क्योंकि आप हो हंगामा करते रहे, और भारी हो हंगामे के बीच ये सब चीज नहीं हो पाई। तो अगर एक बात बताइए, अध्यक्ष जी ने अगर एक बार कह दिया निश्चित कालीन के लिए स्थगित हो गई, तो क्या उसके बाद कोई बात बचती है? और अगर मान लीजिए अगर उनको लग रहा था कि हमारे को हंगामा हो रहा है और वो कह देते कि हम लोग को राष्ट्रगान करना है, तो क्या हम कांग्रेस की अकेली बात नहीं कर रहा हूं? नहीं, ये बात तो बीजेपी की ओर से कही गई कि साहब हम तो खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस हो हंगामा करती रही, नारेबाजी करती रही, ये बात कही गई है बीजेपी की ओर से। भाई राष्ट्रगान का घोषणा किसने की? एक बार बता दी, रिकॉर्ड में होगा वहां राष्ट्रगान की घोषणा हुई क्या सदन से, आसंदी से? जी आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न बोल रहा हूं, नहीं, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला? सिसोदिया जी बता दें। अगर आसंदी से घोषणा हो गई, मान लीजिए हल्ला गुल्ला हो रहा, लेकिन अगर आसंदी कह लेती कि आप लोग शांत हो जाए, राष्ट्रगान शुरू कर रहे हैं, और राष्ट्रगान शुरू करने की परंपरा है, पहले सूचित किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अचानक घोषित कर दिया। ठीक है, उसका सम्मान होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत कहिए ऐसी बात। न सिसोदिया जी, हमारा एक बड़ा मंच है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं,
जी अगर आसन जी ने घोषणा की होती, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, सब लोग अपने तिरंगे को सम्मान करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, मैं तो भाजपा सम्मान करना भी चाहिए। मेरा ये स्तर नहीं है कांग्रेसियों का कि हम भाजपा को आरोप लगाएं, मैं तो कहूंगा वो भी उतना ही सम्मान करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, सम्मान सबको करना चाहिए। बहुत धन्यवाद विनय जी आपका, योगी राज जी आपका, और यशपाल सिसोदिया साहब आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।